Good morning, students. Dr. Anita Mathur, Babu Shobharam, Government Arts College, Alwar. डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। पिछले लेक्चर में बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हमने जो एशिया का पेपर है उसमें हम शक्ति के संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना कि किस प्रकार से इसका महत्व है, किस प्रकार से इसको निकाला जाता है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसका कितना महत्व है और इसका व्यापार जो है वो इन देशों को एक अलग ही स्टेटस पे ले गया है, एक अलग ही मुकाम पे ले गया है। और ये जो जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं एशिया में, वो अपने आप में एक अलग ही तरह की प्रॉस्पेरिटी उनके पास है, क्योंकि पेट्रो डॉलर जो है वो वहाँ की लाइफ को डायरेक्टली प्रभावित कर रहा है। और आज हम पढ़ेंगे इसके व्यापार के बारे में। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो उत्पादन है, जो कि शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इसको कहीं ले जाना और इसको काम में लेना कंपैरेटिवली इजी होता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो एशिया महाद्वीप है उसमें वर्ल्ड प्रोडक्शन का लगभग 40% भाग या शेयर एशियन कंट्रीज़ का है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया के जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं उसमें हम बात करेंगे ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, टर्की, आबू धाबी, इज़राइल। ये जो है ये प्रमुख उत्पादक हैं जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में है। अब हम अगर दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करते हैं या एशियाई रूस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी अच्छी मात्रा में ऑयल का प्रोडक्शन होता है। इंडोनेशिया, ब्रूनी, मलेशिया, म्यांमार, चीन और फिर सेंटर में आते हैं तो भारत, ये भी इवन पाकिस्तान, यहाँ पर भी अच्छी मात्रा में ये प्राकृतिक तेल या पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। और हम नए देशों की चर्चा करें तो भारत उसमें बहुत उभरता हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नए ऑयल फील्ड्स की खोज जो है वो लगातार चल रही है और उसमें हमें सफलता भी मिल रही है। और वहाँ पर अब धीरे धीरे प्रोडक्शन और इसकी रिफाइनरीज़ जो हैं वो स्टार्ट होती जा रही हैं। तो हमें यहाँ पर इसका भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल लग रहा है। फिर हम बात करते हैं इसके व्यापार की। तो जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उन सबको इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए ये एक ऐसा प्राकृतिक हमें जो ये फ्यूल मिला है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देशों के तेल उत्पादन की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र है ये एशिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है। यहाँ पर अपार भंडार माने जाते हैं। वैसे किसी भी चीज़ के भंडारों की एक लिमिट होती है, परंतु यहाँ पर जो भंडार पाए जाते हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में हैं और इसलिए ये जो है यहाँ पर अनेक तेल के कुएँ हैं और इन तेल के जो भंडार हैं यहाँ पर जो तेल के कुएँ हैं उनको पाइपलाइन से जोड़ दिया गया है। और ये पाइपलाइन लाइन जो है ये भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे के तट पर फैले हुए पूरा इसका नेटवर्क फैला हुआ है और हैफा और ट्रिपोली बंदरगाह को इस तेल की बहुत बड़ी मात्रा में पाइप के द्वारा वहाँ पहुँचा दिया जाता है और वहाँ से इसका निर्यात किया जाता है। तो हैफा और त्रिपोली एशिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर क्षेत्र के रूप में विकसित हो गए हैं। और ईरान का जो अबादान तेल शोधन है वो विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी है, सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो उस क्षेत्र में है और ये विश्व का सबसे बड़ा तेल निर्यात करने वाला बंदरगाह है। अगर हम कंट्री वाइज देखें तो एशिया में प्राकृतिक तेल या पेट्रोलियम के निम्नलिखित उत्पादक हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सऊदी अरब की। ये सऊदी अरब जो है ये एशिया और विश्व का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और इस देश में जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें अल खबर, अबक्वेक, हाफर, शेदगम, दमान, सफ़ानिया, कातिफ,
खुरेस, आबू अली, आबू हिरेन और फगोली, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बड़ी मात्रा में कुएं खोद के और तेल निकाला जाता है। और रासत नूरा जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे बड़ी रिफाइनरी है, सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र है और यहाँ से अधिकांश तेल का निर्यात भूमध्य सागर स्थित हैफा बंदरगाह को इससे जोड़ा हुआ है पाइपलाइन से, और वहाँ से इसका निर्यात होता है। यहाँ पर विश्व का लगभग 13% ऑयल जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है। फिर हम बात करेंगे ईरान की। तो सऊदी अरब के बाद जो मेन प्रोड्यूसर है उसमें हम बात करते हैं ईरान की, और ये भी एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। पर यहाँ पर जो सिचुएशंस रही, पॉलिटिकल सिचुएशंस रही, ईरान और इराक का आपस में संघर्ष रहा, बहुत लंबे टाइम तक इसको अलग अलग तरह के युद्ध का सामना करना पड़ा, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा इससे इफ़ेक्ट हुआ। और यहाँ पर जैग्रोस पर्वत के मध्य जहाँ पर सबसे पहले ये माना जाता है कि 1908 में तेल की खोज हुई थी, और यहाँ पर जो अन्य क्षेत्र है उसमें आगाज़ारी, मस्जिद सुलेमान, हफ्ते केल, गतसारन, लफ्त खनाहा, नश्ते शाह और नश्ते सफ़ीद, लाली और गुलखरी मारून, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कुएं खोद के यहाँ पर तेल निकाला जाता है। और अबादान और करमन शाह ये जो हैं ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है, सबसे बड़े तेल शोधन के जो केंद्र हैं वो ये है। और अबादान जो है ये वाला रिफाइनरी बहुत बड़ी रिफाइनरी है, बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पे तेल का रिफाइन किया जाता है, और यहाँ से अधिकांश तेल का जो उत्पादन होता है उसको निर्यात कर दिया जाता है। और ये जो विश्व का टोटल प्रोडक्शन है उसका लगभग 6% ऑयल इस क्षेत्र में होता है, और अच्छी मात्रा में यहाँ से अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में और यूरोपीय कुछ देशों में इसको यहाँ से भेजा जाता है। फिर तीसरे देश की बात करेंगे, वो है इराक। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ईरान और इराक के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे इस क्षेत्र पर के ऑयल प्रोडक्शन पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। पर अगर देखा जाए तो सऊदी अरब और ईरान के बाद ये सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, और यहाँ पर एनलजेल, मोसुल, केयारा, किरकुक, जामरी, नहर, उमर, ज़ुबैर, रुमैला, बसरा, खानाक्विज इत्यादि जो हैं ये सबसे बड़े उत्पादक हैं। और किरकुक जो है ये माना जाता है सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है तेल का वहाँ से किया जाता है। दौरा, करमनशाह ये सबसे बड़ी रिफाइनरीज़ हैं जो इराक क्षेत्र में है, और यहाँ का लगभग जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 80% हिस्सा जो है वो निर्यात कर दिया जाता है। और ये एक तरह से इसमें जो इसके जो भंडार हैं, इसके जो डिपॉजिट्स हैं, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो सऊदी अरब के बाद ये दूसरे नंबर पे आता है। पर यहाँ की जो सिचुएशंस रही उसके कारण यहाँ पर ना तो उसका बहुत फ़ायदा उठा पाए, ना वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो पाई, क्योंकि ये निरंतर युद्ध की चपेट में रहा, सद्दाम हुसैन का जो काल था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस युद्ध में अमेरिका जो है वो पीछे से अपनी भूमिका निभा रहा था, और वो अगेंस्ट इराक था, या ये कहें कि वो इराक के इन सारे रिसोर्सेज पर एक तरह से इनडायरेक्टली कब्ज़ा करना चाहता था। तो ये संघर्ष बहुत लंबा चला और उसका इफ़ेक्ट जो है वो इराक पे बहुत बुरी तरह से पड़ा। तो इतना ज़्यादा डिपॉजिट्स होने के बाद, इतना अच्छा उत्पादन होने के बाद, इतनी अच्छी मात्रा में इसका निर्यात होने के बाद भी ये जो देश है ये अन्य ऑयल उत्पादक देशों की तुलना में उतना अधिक विकास नहीं कर पाया, और यहाँ पर थोड़ी विकास की गति धीमी या कई बार हम कह सकते हैं नेगेटिव सी ही रही। परंतु अगर हम प्राकृतिक तेल के उत्पादन की बात करते हैं
तो ये क्षेत्र जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम आते हैं कुवैत के बाद। तो ये जो कुवैत है ये भी सऊदी अरब, ईरान, इराक के बाद एक बहुत बड़ा तेल भंडार वाला क्षेत्र है। और इसका जो उत्पादन की दृष्टि से देखें तो ये चौथे स्थान पर आता है। और यहाँ पर जो फारस की खाड़ी के साथ का जो क्षेत्र है, फारस की खाड़ी से जो लगता हुआ क्षेत्र फैला हुआ है, यहाँ पर बरगन, अलज़हरा और मगच ये यहाँ के बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं। और बरगन क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। और मीना अल अहमदी ये जो है ये सबसे बड़ा रिफाइनरी है यहाँ पर, और ये बंदरगाह है, सबसे ज़्यादा तेल यहाँ से निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ पर भी जो टोटल प्रोडक्शन है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो करीब करीब 140 मिलियन टन के आसपास होता है, उसको भी यहाँ से निर्यात कर दिया जाता है। तो इस देश की इकोनॉमी का आधार भी जो है वो ये ऑयल ही है। और इसीलिए ये भी बहुत सारे देशों की नज़र में, बड़े विकसित देशों की नज़र में हमेशा रहता है। फिर हम बात करेंगे कतर की। ये भी फारस की खाड़ी के पश्चिमी तट पर है स्थित, और ये भी एक महत्वपूर्ण ऑयल प्रोड्यूसर है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 25 कुएं हैं जहाँ से अच्छी मात्रा में तेल निकाला जाता है। और दूखन क्षेत्र जो है, तेल क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा उत्पादन है। और दोहा, कतर में जो दोहा नामक स्थान है वहाँ पर सबसे बड़ी रिफाइनरी है। फिर हम बात करेंगे बहरीन की। ये कुवैत और कतर के मध्य में स्थित है, फारस की खाड़ी का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है। और यहाँ पर अनेक तेल के कुएं फैले हुए हैं। और बहरीन और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ बहुत तेल का उत्पादन होता है। और बहरीन में सबसे इनकी बड़ी रिफाइनरी जो है वो बहरीन में स्थित है। फिर हम सीरिया की बात करेंगे। ये भी एक बहुत ही पॉलिटिकल डिस्टर्ब कंट्री है, हम इसके बारे में पढ़ते रहते हैं। यहाँ के जो हालात हैं बहुत अलग टाइप के हैं। और यहाँ तेल उत्पादन का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो बनियास है। यहाँ तेल का पता लगाने के लिए मनहल कंपनी जो है वो यहाँ काम करती है, और वो निरंतर इस क्षेत्र में काम कर रही है। और नए नए क्षेत्र भी अभी यहाँ पर मतलब उन पर काम होना अभी बचा हुआ है। और यहाँ का जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो होम्स नगर स्थान है, वहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ की ऑयल रिफाइनरी है। फिर हम बात करते हैं टर्की की। तो इसमें टर्की में गर्जन, रमनदाग, कुस्तालाम, मोबिल, बटीनारम, जैरमिक ये जो हैं ये सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ की आवश्यकता को पूरी करने लायक तेल का उत्पादन नहीं होता है। तो इसको अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए टर्की को दूसरे देशों से तेल मंगाना पड़ता है, मतलब ये निर्यातक ना होकर तेल का आयातक है। तो ये जो हमने क्षेत्र पढ़े ये सारे क्षेत्र आते थे दक्षिणी पश्चिमी एशिया में। आप मैप खोल के देखिए, आप इनको मैप पे डालिए, छोटा सा भाग है एशिया का, परंतु यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक तेल पाया जाता है। अब हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों की। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में तेल का उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसका कारण है कि ये अभी एक तरह से पूरी तरह से हमने इनको अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं किया है, या अभी हमने उनको रिज़र्व लिस्ट में रख रखा है, या अभी यहाँ पर खोज जारी है, काम हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम उत्पादन क्षेत्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया के दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो इंडोनेशिया ही है। और यहाँ तेल के प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो है सुमात्रा, जावा और काली माउंटेन जो बोर्नियो है वो सबसे बड़ा, बोर्नियो में है ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हैं ये वाले। और सुमात्रा से पैलेम्बाग, मेदन, जाम्बी और बोर्निया में वालिक पापन और तराकन ये क्षेत्र हैं। और अगर हम जावा की बात करते हैं तो वहाँ पर रेमबाग, सुरखाया ये क्षेत्र जो हैं ये प्रमुख ऑयल प्रोड्यूसिंग क्षेत्र हैं। पर यहाँ की जो रिफाइनरी है वो सुमात्रा में मेदन, साबाग क्षेत्र में
पाई जाती है, तो वहाँ से तेल को पाइप के ज़रिए इन क्षेत्रों में लाया जाता है और यहाँ पर इनकी रिफाइनरी है, यहाँ पर इनको रिफ़ाइन किया जाता है। फिर हम बात करेंगे चीन की। चीन में भी अनेक तेल के कुएं पाए जाते हैं, जिसमें काराभाई, तुनशाजे, सैदाम बेसिन ये प्रमुख एरिया है जो जहाँ पर तेल निकाला जाता है, परंतु ये भी खुद की आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाता है। चीन में जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, इनकी आवश्यकता भी बहुत अधिक है। ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली ये सारी इंडस्ट्रीज़ और इसी पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर इसकी मांग बहुत ज़्यादा है और अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए ये बाहर से भी तेल को मंगाता है। फिर हम बात करेंगे म्यांमार या बर्मा की। तो म्यांमार में अगर हम देखा जाए तो येनांग, सिंगू, इंडो और यनांसमा जो क्षेत्र है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और यंगून जिसका पुराना नाम था रंगून वहाँ पर, और यान मांग में जो है रिफाइनरी है इसकी, जहाँ पे पाइप के द्वारा तेल को लाया जाता है और यहाँ पे रिफाइन किया जाता है। और यहाँ लगभग टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1% ये जो प्राकृतिक तेल है वो यहाँ पर पाया जाता है। और इरावदी नदी के घाटी में जो है तेल के कुएं खोदे गए हैं। ये वो भी क्षेत्र है जहाँ पर और भी ज़्यादा ये अपने उत्पादन को बढ़ाने की कैपेसिटी रखते हैं, पर अभी यहाँ पर इतना ही उत्पादन हो रहा है। मलेशिया में सबाह और साराबाक ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे तेल के कुएं हैं, यहाँ पे प्राकृतिक तेल निकाला जाता है। और फिर लुटांग क्षेत्र जो है वहाँ पर रिफाइनरी है, वहाँ पर इसको रिफाइन किया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत की। तो आप ये देखिए कि भारत में पहले गुजरात और आसाम ये जो क्षेत्र हैं ये प्रमुख प्राकृतिक तेल उत्पादक क्षेत्र थे। और जो बॉम्बे है उसके निकट जो बॉम्बे हाई का, मुंबई हाई का जो क्षेत्र है बॉम्बे हाई का, उसमें बड़ी मात्रा में समुद्र के अंदर भी कुएं खोदकर ये प्राकृतिक तेल निकाला जाता था। और गोदावरी डेल्टा में और पश्चिमी क्षेत्र में भी तेल निकाला जाता था। असम में इसके बहुत बड़े भंडार है। दिग्बोई यहाँ की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है। और हम ये देखते हैं कि इन क्षेत्रों में अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है। पर अगर हम नए क्षेत्रों की बात करें तो वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का ये जो बाड़मेर जैसलमेर का क्षेत्र है इसका नाम प्रमुखता से आएगा। यहाँ पर प्राकृतिक तेल के पर्याप्त भंडार पाए गए हैं और इन पे अभी रिसर्च और काम हो रहा है लगातार। यहाँ पर कुछ कुएं खोदकर शायद 15 कुएं अब तक खोदे गए हैं और वहाँ से प्राकृतिक तेल को निकाला जा रहा है। अभी यहाँ पर रिफाइनरी की स्थापना नहीं हुई है, तो वो शायद कांडला बंदरगाह या पंजाब तक उसको लेके जाया जाएगा। अभी उस पे यहाँ पर फैसला नहीं हुआ है, पर हम ये कह सकते हैं कि ये भविष्य के क्षेत्र हैं जो भारत के विकास में बहुत योगदान देंगे। ये सही है कि हम लोग पॉल्यूशन से बहुत परेशान हो गए हैं, हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ हम देख रहे हैं, जिसमें बैटरी ऑपरेटेड चीज़ें भी हमने देखी हैं, सोलर ऑपरेटेड चीज़ें भी देखी हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ों की तरफ भी हम जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसका यूज़ कम हो, क्योंकि जिस तरह का प्रदूषण इससे फैल रहा है वो हमारे लिए एक बहुत चिंताजनक बात है। परंतु आज की स्थिति में हम देखें तो किसी भी देश की इकोनॉमी में ये जो प्राकृतिक तेल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत पिवोटल रोल ये अपना रोल अदा कर रहा है। इसलिए किसी भी देश की इकोनॉमी को अच्छा करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और हम ये देखते हैं कि जितना भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ ने भी अब इस तरफ अपनी सोच शुरू कर दी है कि इनके भंडार हमारे पास हैं, पर ये भंडार असीमित नहीं है, किसी ना किसी दिन ख़त्म होंगे। तो उन्होंने भी अन्य क्षेत्रों पर भी अपना कंसंट्रेशन शुरू किया है। वो टूरिस्ट हब बना रहे हैं अपने देशों को, एजुकेशन हब बना रहे हैं अपने देशों को, कॉल सेंटर्स के लिए फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ताकि अधिक रोज़गार के अवसर वहाँ पर
पैदा हों, और अगर किसी भी कारण से आने वाले सालों में इस प्राकृतिक तेल के उत्पादन में कमी आए तो ये देश अपनी इकोनॉमिक स्थिति को सुधारने में नाकाम नहीं रहें, इसलिए इस प्रकार की चीज़ें वो कर रहे हैं। भारत में भी अभी जो वेस्टर्न राजस्थान है, इसमें जितने भंडार हैं उसकी फुल कैपेसिटी का अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, और कुछ बहुत लिमिटेड क्षेत्र में कुछ बहुत लिमिटेड कुएं खोद कर वहाँ से प्राकृतिक तेल निकाला जा रहा है। तो हम ये मानते हैं कि इसका यूज़ हमें करना चाहिए, पर बहुत देख सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। उसके दो कारण हैं। पहली बात, ये प्रदूषित करता है एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ मात्रा में, चाहे कितना भी रिफाइन हम इसको कर लें, इसमें कुछ ना कुछ कार्बन की मात्रा रही जाती है, तो उससे प्रदूषण की स्थिति रहती ही है। और दूसरी बात, हमें पता है कि इसके भंडार लिमिटेड हैं, और लिमिटेड भंडार तो हैं तो किसी ना किसी दिन ख़त्म होंगे। तो यही सोचकर हम भी अब ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल तरीका है जो प्रकृति ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, जैसे सूर्य की रोशनी है, पवन है, इनका प्रयोग हमें करना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे और कम से कम पॉल्यूशन का हम सामना करें। अब इस तरह के व्हीकल्स आने लगे हैं जिसमें हम बैटरी ऑपरेटेड हैं या इलेक्ट्रिक वो से चलते हैं। वो शुरू में थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर लगते हैं, पर धीरे धीरे अगर आप उसकी रनिंग कॉस्ट निकालेंगे तो वो आपको पेट्रोल या डीजल से सस्ते ही पड़ेंगे। तो ऐसी उम्मीद है कि कुछ तो इसके भंडार भी जो है उसको भी हम थोड़ा नियंत्रित करके चलें तो हमारे भविष्य के लिए अच्छा है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। परंतु अगर वैसे देखा जाए तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पावर रिसोर्स है, और विश्व में अगर हम अन्य पावर रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है वो इन्हीं का होता है। इसलिए हमें इसको बहुत एक तरह से बहुत ही ज़्यादा देख के ढंग से वेस्ट नहीं करना है, बहुत प्रॉपरली इसका यूज़ करना है। थैंक यू।